अभी तो अनिल जी ने मन भर लिखा और मन भर बोला और हम सब लोगों ने सुना। मंच पे आज के अध्यक्ष आदरणीय मृदुल जी, मुख्य अतिथि यश जी भी, यश भारती से सम्मानित आदरणीय मधुकर त्रिवेदी जी, विशिष्ट अतिथि उमाशंकर मिश्र जी और हमारे ही साथ विशिष्ट अति विशिष्ट अतिथि उमाशंकर मिश्र जी और विशिष्ट अतिथि राजीव ओझा जी। आज जिनकी कृति का लोकार्पण हुआ है आदरणीय अनिल मिश्र जी और संचालक नवीन जी और आयोजक ही मैं मान लेती हूँ आवारा नवीन जी। सबका मैं वंदन करती हूँ और सबसे अधिक वंदनीय है आप लोग जो आप हमें सुनेंगे थोड़ी देर। तो इस कृति के विषय में क्या ही बोलूं, जो जितनी संवेदना की सरलता, तरलता और सहजता या विकलता, जितने भी आयाम थे उस पर जो है अनिल मिश्र जी ने बोल दिया है। उन्होंने रचना प्रक्रिया ही नहीं बताई, रचना प्रक्रिया के साथ मुझे लगता है कि पूरी उसकी जो समीक्षा वो करते चले गए। मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी समीक्षक जो है वो समीक्षा हम लोग कर पाएंगे। और खैर, लेकिन अभी माला, सवाल और ये मोमेंटो लिया है तो उस कर्ज की अदायगी है, तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे। भारतीय मानस में नारी को जो स्थान मिला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी एक पूजनीय स्त्री के रूप में उसका एक अक्ष बनता है। वो उमा है, रमा है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है। इस तरह से दैवी पद पर उसको स्थापित किया गया है और बहुत सम्मान के साथ रखा गया। आगे हम प्रसाद के युग में भी देखें तो कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यानी हमने एक श्रद्धा के रूप में मानते हैं। या फिर अगर हम श्रद्धा के रूप में नहीं देते हैं तो फिर दूसरा रूप ले लेते हैं, बहुत ही उपेक्षित रूप, जिसको कि गुप्त जी के शब्दों में कहें कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन इन दोनों के बीच की स्त्री जो दुख पर दुखी होती है, रोती है और प्रसन्न होने पर मुस्कुराती है, हंसती है, इस तरह की नारी का चित्रण देखने के लिए साहित्य में प्रायः मुझे लगता है कि साहित्यकारों की दृष्टि नहीं गई। या तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसको आदरणीय माना या फिर बहुत उपेक्षित समझ लिया। बीच की नारी जो आम स्त्री है, जो वास्तव में समाज की स्त्री है, उस पर समीक्षा, उस पर साहित्यकारों की दृष्टि कम गई है। और ऐसे में इस तरह की औरत संवेदनाओं का सागर जैसी कृति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कृति में जो नारी का चित्रण है वो हमारे और आप जैसी नारी है, जो दुखी भी होती है और हंसती भी है, मुस्कुराती भी है और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष भी करती है और उससे ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर समर्पण भी करती है। तो मैं कहूँगी, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अनिल मिश्र जी को कि आपने बहुत अच्छी ये लघु उपन्यासिक कृति है। कलेवर चित्र अगर हम कवर पेज पे यहाँ बहुत सुंदर है, देखते ही लगता है कि हाँ संवेदनशील नारी का चित्र है। शीर्षक अच्छा है जो पूरे नारी के अंतर्मन को उजागर करता है। स्थान की दृष्टि से पूरी कहानी का जो इर्द गिर्द जो भी ताना बाना बुना गया और पूरे लखनऊ को लेकर के बुना गया, यहाँ तक कि आजकल जो डिस्टेंस मैरिज का युग चल रहा है उसमें भी जो शादी यही हो जाती है। हमारे बगल में मेरा मन में जो यहाँ पे होटल है उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का वातावरण जब आप इसको पढ़ेंगे, चूंकि आपने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें लखनऊ यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे इस कहानी को, तो जो 20 साल पहले का जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो इसमें एकदम साक्षात दिखाई देगा। वैसे ही अराजकता, वैसे ही नेतागिरी, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और जब हम इसको प्रेम त्रिकोण तो नहीं कहेंगे, प्रेम त्रिकोण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्त्री पुरुष के संबंधों की बात आती है, वो प्रेम विवाह करती है। आगे चल करके वो जो पुरुष है वो जतिन दूसरी शादी करता है, लेकिन उसमें एक कॉज दिया है कि वो याददाश्त भूल जाता है, इसलिए वो शादी कर लेता है और बाद में वो लौटना चाहता है अपनी प्रेमिका शिखा के पास। और शिखा उसको अपनाती है, अपनाती ही नहीं है,
साथ में जो उसका बच्चा और उसकी जो पत्नी है, जो जिससे उसने दूसरी शादी की, उसको भी अपनाने की बात करती है प्रोफेसर दवे से। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये कहें, इस कहानी को पढ़ते पढ़ते धनवी भारती की एक कहानी आई, मतलब छपी थी, बहुत ही चर्चित कहानी थी, गुल की बनो। तो उस कहानी को हम देखें तो याद कर सकते हैं कि एकदम उसी कथानक को जाती है जहाँ पर कि स्त्री जो है वो समर्पित हो जाती है, समर्पण कर। तो हम कह सकते हैं इतने सालों बाद भी हम भले ही कह दें कि नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, उससे आगे निकल रही है, वो आसमान को छू रही है, वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, लेकिन जो नारी की संवेदना है वो आज भी उसको उस संवेदना से आगे निकलने पर हम गुल की बन्नों से यहाँ तक का सफर करते हैं, लेकिन वो संवेदना को हम वहीं पाते हैं जहाँ पर वो अपने को सरेंडर कर देती है। ऐसा मुझे इस कहानी को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा, और मैं ये कहूँगी बहुत ही छोटे कलेवर की ये कहानी है। आप एक बार पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। ये मुद्दा नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं या कितना लिख रहे हैं, मुद्दा यही बनता है कि जो आपने लिखा है वो आप, जो हमारा पाठक वर्ग है, उस तक कितना पहुंच रहा है, और संप्रेषणीयता उसकी कितनी है, बोधगम्यता उतनी कितनी है, और दूसरी तरफ वो आपको प्रभावित कितना करती है। तो इस दृष्टि से ये कहानी, चाहे भाषा की दृष्टि हो, चाहे शिल्प की दृष्टि हो, उस कहानी को पाठक पढ़ेगा तो कम से कम मुझे लगता है कि ये उपन्यास का जो आकार है वो इतना है कि जब वो शुरू करेगा तो उसके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विचारों का बवंडर नहीं है कि आप उसमें घूमते रहें, सीधे सीधे कहानी है, तो आपकी जिज्ञासा उतनी बनी रहेगी और आप अंत तक ये सोचेंगे अंत में होता क्या है, तो वो आप उसको जब शुरू करेंगे तो पूरा अंत तक पढ़ेंगे। ये इस कहानी की, इस लघु उपन्यास की, इसका जो कथा वस्तु, इसका जो कथानक है, इसकी विशेषता है कि आप इसको पढ़ेंगे जरूर। तो बस आप उठाने की देर है, तो मैं ये जरूर कहूँगी कि इस किताब को आप उठाइए और पढ़िए जरूर। और जब आप पढ़ेंगे तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, और आप सब देखेंगे कि नारी का ये रूप हो सकता है। एक आम नारी तो ऐसी ही होती है, हम लोग घर में भी झगड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम परिवार को जोड़ करके रखें। ये जुड़ाव की बात जो करते हैं वो इस उपन्यास में मिलती है। बहुत ही सुंदर भाषा, सरल और सहज भाषा, बोधगम्य भाषा, प्रवाहमयी भाषा में इस बात को कहा गया है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद। और आपने मुझे सुन लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तालियां हो जाए ताकि मुझे बड़े में ये जो मिला है उसकी अदायगी हो गई। धन्यवाद।